हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 कस्टम का, जिसका नाम है वेयर हाउसिंग। तो हम ऑलरेडी 5 चैप्टर पहले कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप इसको पहले वो चैप्टर्स भी देख सकते हैं। और ये हम जो करने वाले हैं, ये हम कर रहे हैं मेरी स्मार्ट बुक से, जो कि पूरी कस्टम 46 पेजेस में कवर करती है, जिसमें कि स्टडी मटेरियल का सारा कंटेंट कवर्ड है। तो ये बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेयर हाउसिंग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेयर हाउसिंग होता क्या है और किस तरह से काम करता है इंपोर्ट के केस में। तो देखो, ये ऑलरेडी ये चार्ट हमने पहले किसी चैप्टर में भी कवर किया था। इनफैक्ट चैप्टर 1 में कवर किया था हमने। तो ये वाला चार्ट हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वापस से डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स इंपोर्टेड एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। पोर्ट हो सकता है या एयरपोर्ट हो सकता है। तो गुड्स हमारे पोर्ट पे आ गया है। अब उसके बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो इंपोर्टर है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करे फॉर होम कंजम्पशन। बिल ऑफ एंट्री कौन सी वाली? होम कंजम्पशन वाली। एंड ड्यूटी का पेमेंट करे, और ये पेमेंट करके वो एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ड्यूटी का पेमेंट करेगा। उसके बाद में वो इस गुड्स को अपने फैक्ट्री पे या गोडाउन पे या स्टोर पे या अपनी जो भी शॉप है वहां पे वो ला सकता है। सो एक ऑप्शन तो उसके पास में ये है, इंपोर्टर के पास में, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करने का। इसको होम कंजम्पशन नाम दिया गया है, बट वैसे बेसिकली ये अपनी फैक्ट्री में अपने गोडाउन में गुड्स लाने का जब लेके आता है तो वो कहलाता है होम कंजम्पशन। होम मतलब इंडिया हो गया, यहाँ पे इंडिया में कंजम्पशन के लिए। उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है इंपोर्टर के पास, कि अगर उसकी फैक्ट्री में मान लो स्पेस अवेलेबल नहीं है या उसको गुड्स का अभी नीड नहीं है, तो वो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में वो गुड्स को रखवा सकता है। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को रखवा सकता है। तो ये जब गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवाना चाहता है, तब ये वेयर हाउस, पहले तो ध्यान रखना कि कस्टम के कुछ, अभी हम इसको देखेंगे कि लाइसेंस्ड वेयर हाउस होते हैं, केवल उनको ही वेयर हाउस बोला जाता है यहाँ पे कस्टम में। अपने खुद के अपने जो गोडाउन, जिसको हम नॉर्मल कोर्स में वेयर हाउस भी बोलते हैं, जो हर एक जो बिजनेसमैन होता है वो जनरली अपना गोडाउन वगैरह लेकर रखता है, वो वाला गोडाउन अलग चीज हो गई। यहाँ पे वेयर हाउसेस किसको बोला जाता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अगर इसको वेयर हाउस में गुड्स रखना है, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखना गुड्स रखना है, तो पोर्ट से या एयरपोर्ट से जब निकालने के लिए, गुड्स को रिमूव करने के लिए, वो फाइल करेगा फाइल इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो जो बिल ऑफ एंट्री वो फाइल करेगा उसका नाम होगा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। इसमें ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता है इस टाइम पे। इस टाइम पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता है। और ड्यूटी का पेमेंट जो है, तो ये हो गया, ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो वेयर हाउस में गुड्स को रखवा देगा। उसके बाद में गुड्स को वेयर हाउस में रखने के बाद दो ऑप्शन होते हैं इंपोर्टर के पास में। या तो वो एक्स बॉन्ड बिल, मतलब कुछ दिनों तक वेयर हाउस में रखा हुआ, उसके बाद में वो फाइल करे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करे उसका नाम होगा एक्स एक्स बॉन्ड। यानी वेयर हाउस में रखवा रहा है जब तक इन बॉन्ड, वेयर हाउस से निकाल रहा है तो एक्स बॉन्ड, एक्स बॉन्ड बिलो एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। क्योंकि अब ये गुड्स को अपनी फैक्ट्री में ले जा रहा है, तो वो कंजम्पशन के लिए फाइनली जा रहा है, तो फॉर होम कंजम्पशन प्लस पेड ड्यूटी। इस इवेंट पे वो यहाँ पे ड्यूटी का पेमेंट करता है। इस टाइम पे ड्यूटी का पेमेंट करता है, इस टाइम पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं होता, इस टाइम पे नहीं होता है, इस टाइम पे ड्यूटी का पेमेंट। सो एक तो ये है कि वो या तो अपनी फैक्ट्री में ले जाए, मतलब इंडिया में कंजम्पशन के लिए लेके आ जाए उस गुड्स को, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो वेयर हाउस में गुड्स रखा हुआ है उसको या तो वो री एक्सपोर्ट कर दे, या ड्यूटी फ्री शॉप में सप्लाई कर दे,
जो एयरपोर्ट पे कुछ शॉप्स होती है जो कस्टम में स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करके ड्यूटी फ्री रहती है, उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो ड्यूटी फ्री शॉप में सप्लाई करते, या सप्लाई टू शिप स्टोर्स। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जो वेसल या एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर में फ्यूल, फूड, मेडिसिन, ये जो उसके ऊपर में जो कंज्यूम होने वाली चीजें हैं वो कहलाती है स्टोर्स। तो वेयर हाउस वाले गुड्स को ये स्टोर्स के रूप फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर दे। तो विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किए बिना, इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है अगर उसने ये किया है तो ये इस तरह से हमने वेयर हाउसिंग का मैकेनिज्म मतलब काम करता है। तो इस तरह से आपको पूरा इजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। अब जो वेयर हाउसेस है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है पब्लिक वेयर हाउस, जिसमें कि रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है। सेकंड है प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस। पहली बात करते हैं पब्लिक वेयर हाउस की। पब्लिक वेयर हाउस में रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि इस बंदे ने इतना गुड्स रखा है, गुड्स ने इतना गुड्स आउट किया है। और दूसरा है गुड्स केप्ट बाय एनी इंपोर्टर। कोई भी इंपोर्टर पब्लिक वेयर हाउस में गुड्स को रख सकता है। तो एक कैटेगरी ऑफ वेयर हाउस तो हो गया पब्लिक वेयर हाउस। उसके अलावा दूसरा वेयर हाउस है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस तो ये भी रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है इसके अंदर भी। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्राइवेट है वेयर हाउस, यानी कि केप्ट बाय लाइसेंसी इंपोर्टर ओनली। यानी कि मेरा कोई वेयर हाउस है, मैं एक इंपोर्टर हूं, मेरा एक वेयर हाउस है। मैंने क्या किया, उस वेयर हाउस को एक प्राइवेट वेयर हाउस के नाम से कस्टम डिपार्टमेंट से उसका लाइसेंस ले लिया। मतलब मेरा अपना एक बहुत बड़ा गोडाउन है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं इसमें ये जो वेयर हाउस के जो प्रोविजंस है कस्टम में, वो मुझे इस वेयर हाउस के लिए, ये जो मेरे पास वेयर हाउस है, ये वाले जो प्रोविजन है वेयर हाउसिंग के, ये वाले प्रोविजंस मुझे इस वेयर हाउस में अगर मैं गुड्स स्टोर करता हूँ तो मुझे ये वेयर हाउसिंग के बेनिफिट्स मिल जाए। मैं खुद के गुड्स बहुत सारे इंपोर्ट करता रहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कस्टम डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दिया कि सर मुझे प्राइवेट वेयर हाउस का लाइसेंस दे दो। तो अगर उन्होंने लाइसेंस ग्रांट कर दिया तो जो मेरा वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में मैं जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ वो उसमें रख सकता हूँ। केवल लाइसेंस, यानी जिसको वेयर हाउस का लाइसेंस मिला है वो ही इस वेयर हाउस में गुड्स रख सकता है, प्राइवेट वेयर हाउस में। यानी किसी और पर्सन का गुड्स इस प्राइवेट वेयर हाउस में नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद है स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस में रिमेन अंडर फिजिकल कंट्रोल थ्रू कस्टम लॉक। कस्टम का जो ऑफिसर रहेगा उसको लॉक लगा के चाबी अपने पास लेके जाएगा। उसकी की जो रहेगी वो कस्टम ऑफिसर के पास रहेगी, ना कि वेयर हाउस इंचार्ज के पास। अब ये वेयर हाउसेस जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये वेयर हाउसेस गवर्नमेंट के नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस नहीं, ये वेयर हाउसेस है किसी प्राइवेट पर्सन के ही। तो पब्लिक वेयर हाउस भी गवर्नमेंट का नहीं है, लाइसेंस मिलता है कि भाई मेरे को लाइसेंस दे दो एज ए पब्लिक वेयर हाउस। उसके बाद है ओनली नोटिफाइड गुड्स कैन बी स्टोर्ड, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर। और दूसरे गुड्स इसमें स्टोर नहीं किए जा सकते हैं स्पेशल वेयर हाउस में। और ये तीनों ही वेयर हाउस के लिए एप्लीकेबल है कि लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल होता है। जिस पर्सन को मिल गया वो ही उस वेयर हाउस को ऑपरेट करने के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी और को, अडानी जी ने मान लो लाइसेंस लिया वेयर हाउस का, और वो ऐसा नहीं कर सकते कि रिलायंस को फिर वो लाइसेंस ट्रांसफर कर दे। लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल होता है एंड वैलिड टिल कैंसिलेशन। कोई वैलिडिटी डेट नहीं होती कि 2 इयर्स का लाइसेंस है, 5 इयर्स का है, इसको रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। तो ये तो थे हमारे 3 तरीके के वेयर हाउसेस। नाउ बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ वेयर हाउस लाइसेंस। तो ऑब्वियसली पर्सन ने लाइसेंस लिया है, तीनों वेयर हाउसेस का जो भी उसको लाइसेंस चाहिए था, वो जिस भी कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए था उस कैटेगरी का पर्सन को लाइसेंस कस्टम डिपार्टमेंट ने दिया होगा। अब उसको कैंसिलेशन,
इफ लाइसेंसी कॉन्ट्रावीन दी प्रोविजंस और कंडीशंस, कोई भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावीन करता है या कंडीशंस जो लाइसेंस की कंडीशंस होती है उनका कॉन्ट्रावेंशन करता है तो कैंसिलेशन किया जा सकता है। पेंडिंग इंक्वायरी लाइसेंस में बी सस्पेंडेड, लाइसेंस में बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग सस्पेंस कैन नॉट मेड डिपॉजिट। भाई इंक्वायरी चल रही है कि प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया है नहीं किया है, उसमें मान लो 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो उस वेयर हाउस को सस्पेंड कर दे। सस्पेंड का मीनिंग है कि अगर एक बार वेयर हाउस सस्पेंड हो गया तो कोई भी न्यू गुड्स उसमें लाके नहीं रखा जा सकता है, कोई भी फ्रेश न्यू गुड्स उसमें रखने का अलाउ नहीं होगा फिर। लेकिन जो गुड्स उसमें रखा हुआ है वो, मान लीजिए कोई गुड्स 4 मंथ्स के लिए रखना है, जो भी पीरियड अलाउ किया है या जितना भी पीरियड रख रहे हैं इंपोर्टर उस वेयर हाउस में, वो गुड्स रखा हुआ रह सकता है, सस्पेंडेड वेयर हाउस में रखा हुआ रह सकता है। तो सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी चली, इंक्वायरी चलने पे ये हुआ कि नहीं साहब कैंसिल होना है, इसने तो वायलेशन किया है, बंदे ने वायलेशन किया है, कैंसिलेशन होना है इसका वेयर हाउस के लाइसेंस का। तो अगर कैंसिलेशन कर दिया, जब उसका फाइनली कैंसिल कर देंगे तो विद इन 7 डेज, 7 दिन का टाइम है आपके पास में, ऑल गुड्स टू बी शिफ्टेड टू अदर वेयर हाउस और रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन। या तो वहां से क्लियर कर लो गुड्स को या तो किसी और वेयर हाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा। और हाँ, ये कहने की बात नहीं है कि जितने दिन तक गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है तब तक वो वेयर हाउसिंग के जो प्रोविजन हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो सारे प्रोविजन उसके ऊपर में अप्लाई होंगे। उसके बाद है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। वेयर हाउसिंग बॉन्ड, तो देखो, अब किसी पर्सन ने गुड्स डिपॉजिट किया है वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस में जब वो डिपॉजिट करता है तो उसको ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, कस्टम ड्यूटी का, आईजीएसटी का पेमेंट करने की उसको जरूरत नहीं है। जब वो वेयर हाउस से रिमूव करता है होम कंजम्पशन के लिए तब उसको ड्यूटी पेमेंट करना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे उससे एक बॉन्ड भरवाती है, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर में एक उससे डिक्लेरेशन लेती है कि भाई मैं जब भी वेयर हाउस से गुड्स निकालूंगा तब मैं आपको जो भी कस्टम ड्यूटी बनेगी उतना पेमेंट मैं कर दूंगा, कस्टम ड्यूटी और कोई इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह जो भी लगने वाली है तो वो मैं कर दूंगा। तो ये बॉन्ड जो है वो कहलाता है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। और इसीलिए जब ये बीओई वेयर हाउस में ले जाने के लिए फाइल करता है, वो इसीलिए उस बीओई को बोला जाता है इनटू बॉन्ड, यानी बॉन्ड के साथ में बिल ऑफ एंट्री फाइल करी जा रही है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। Importer depositing goods in warehouse to submit bond for 3 times of duty involved। बॉन्ड का जो उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे जो अमाउंट लिखेगा वो अमाउंट लिखेगा कि भाई जो भी ड्यूटी का अमाउंट है उस पर्टिकुलर गुड्स पे जो उसको अभी पे नहीं करना है, उस ड्यूटी अमाउंट का 3 टाइम्स, 3 गुना अमाउंट का उसको बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा। अब 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं, एक तो होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड, यानी कि हर एक कंसाइनमेंट का सेपरेट बॉन्ड फाइल करेगा। यानी कि मान लो चाइना से कुछ उसने 100 क्वांटिटी का गुड्स इंपोर्ट किया, उसका बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया, उसका 1 लाख रुपीज का अमाउंट था, ड्यूटी उसके ऊपर 1 लाख रुपीज का बनता था, तो 3 लाख रुपीज का ये बॉन्ड फाइल करेगा। फिर एक और गुड्स वो लेके आया चाइना से, नेक्स्ट डे लेके आया, डिफरेंट वेंडर से लेके आया, डिफरेंट कंट्री से लेके आया, फिर उसका सेपरेट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, तो उसका फिर सेपरेट बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा, तो वो तो कहलाता है कंसाइनमेंट बॉन्ड। लेकिन कौन ऐसा रोज का रोज झमेला करेगा, इतना काम क्यों बढ़ाएगा, उसकी जगह दूसरा ऑप्शन दिया है जनरल बॉन्ड फॉर ऑल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। बॉन्ड अमाउंट डिपेंड्स ऑन दी पास्ट एंड एक्सपेक्टेड इंपोर्ट्स। वो क्या बोलेगा, देखो 6 मंथ्स में, जो आने वाले 6 मंथ्स में है उसमें मैं 1 करोड़ रुपीज का गुड्स इंपोर्ट करने वाला हूँ, मतलब गुड्स में 10 करोड़ का इंपोर्ट करूंगा, उस पर अराउंड 1 करोड़ रुपीज की कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट होता है। तो एक काम करो, मेरे से 3 करोड़, 1 करोड़ का 3 टाइम्स एंड 3 करोड़ का बॉन्ड मैं अभी फाइल कर देता हूँ, तो मैं नेक्स्ट 6 मंथ में जो भी मेरे गुड्स आएंगे
वो मेरे को आप क्लियर करते जाना, मतलब वो आप वेयर हाउसिंग में रखवाने के लिए अलाउ कर देना। मैं बार बार बॉन्ड फाइल नहीं करता। तो वो कहलाता है जनरल बॉन्ड। वो कहलाता है जनरल बॉन्ड। उसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें, पीरियड फॉर विच गुड्स कैन रिमेन इन वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग पीरियड कितना हो सकता है? तो देखो, वेयर मैन्युफैक्चरिंग परमिटेड इन द वेयर हाउस, तो अलग से एक स्कीम है, हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर में गवर्नमेंट ये अलाउ कर देती है, लाइसेंस दे देती है इंपोर्टर को कि आप वेयर हाउस में गुड्स लेके जाओ, प्लास्टिक लेके जाओ और वहां से उससे बकेट बना लो। मतलब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लांट लगा लो उसके अंदर में, वेयर हाउस के अंदर में पूरा प्लांट बना के, और आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर लो। तो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके लाओ, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करके लाओ, उस वेयर हाउस के अंदर में फिर फिनिश गुड्स बना लो वहां पे। फिर आप चाहो तो उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, चाहो तो इंडिया में सेल कर दो। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दी वेयर हाउस के अंदर में, तो जो भी उसने गुड्स को रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है या फिनिश गुड्स इंपोर्ट किया है, सॉरी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है, कुछ भी होने तो वो वेयर हाउस में उस गुड्स को अनलिमिटेड टाइम तक रख सकता है। कोई टाइम लिमिट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टिल एक्स बॉन्डिंग, कब तक? जब वो चाहे कि भाई मुझे अभी यहाँ से जरूरत नहीं है मुझे वेयर हाउस में इस रॉ मटेरियल की, और मैं इसको अपनी दूसरी फैक्ट्री में ले जाना चाहता हूँ इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर में उसको ले जाना चाहता हूँ, तो फिर वो एक्स बॉन्ड फाइल, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ले जा सकता है। लेकिन तब तक वो 4 साल, 2 साल, 6 साल, जितना भी टाइम वो रखना चाहे, तो वो उस वेयर हाउस में गुड्स रख सकता है। अनलिमिटेड टाइम टिल एक्स बॉन्डिंग और कंजम्पशन, या फिर वहां पे कोई अगर उसको कंज्यूम कर लिया फिनिश गुड्स बनाने में, तो वो कभी भी कंज्यूम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विदाउट एनी इंटरेस्ट। और उससे ना तो कोई टाइम लिमिट है, ना ही कोई उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा ड्यूटी का। यानी कि कल को वो एक्स बॉन्डिंग भी कर रहा है, मान लो एक बंदा है जिसको मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दिया है वेयर हाउस में, जनरली प्राइवेट वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दिया जाता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दिया, वो रॉ मटेरियल लेके आया, और उसको लग रहा है कि यार ये रॉ मटेरियल मेरे को ज्यादा आ गया, इस फैक्ट्री में तो मुझे इतना चाहिए ही नहीं, तो उसकी कोई और दूसरी जगह फैक्ट्री है जो कि वेयर हाउस की लाइसेंस नहीं है, उस फैक्ट्री का वेयर हाउसिंग लाइसेंस नहीं है, वहां वहां पे वो निकालना चाहता है उस गुड्स को, तो वो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करेगा, क्योंकि एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। अब वो मान लो 2 साल बाद ऐसा कर रहा है, तो अभी उसको कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर केसेस की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरे केसेस है, उसमें टाइम लिमिट है वेयर हाउस में रखने की, 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम लिमिट है। और 1 ईयर काउंट कब से होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ईयर काउंट होगा डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिमूवल फ्रॉम पोर्ट एयरपोर्ट। जिस दिन वो पोर्ट पे ऑफिसर ने बोल दिया कि आपने वेयर हाउस में ले जाना है, ठीक है ले जा सकते हो, और उसने ऑर्डर पास कर दिया, मान लीजिए 10 जुलाई को उसने ऑर्डर पास कर दिया कि आप इस गुड्स को अभी, सब मैंने चेकिंग वेकिंग कर लिया, आप इसको वेयर हाउस में ले जा सकते हो, ये उसने ऑर्डर पास कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे उसने ऑर्डर पास किया, देखो पहले तो उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी, फॉर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री उसने फाइल करी होगी इंपोर्टर ने, फिर ऑफिसर ने चेक किया, फिर उसने ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, फिर ऑर्डर पास होने के बाद एक्चुअली में ये बंदे ने लेबर वगैरह लेके आया, ट्रक मंगवाया उसने, और 14 जुलाई को एक्चुअली में पोर्ट से उठा के वेयर हाउस में ये गुड्स लेके आ गया। सो ऑर्डर 10 जुलाई का था, एक्चुअली में वो पोर्ट से वेयर हाउस में 14 जुलाई को लाके गुड्स को उसने शिफ्ट किया। तो जो टाइम पीरियड है 1 ईयर का, वो काउंट होगा ऑर्डर की डेट से, क्योंकि ऑफिसर ने तो बोल दिया था भाई, आप 10 जुलाई को बोल दिया था कि आप ले जा सकते हो। अब अगर आपको ले जाने में थोड़े 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग गए, कितने भी दिन ज्यादा लग गए, तो वो चीजें देखी नहीं जाएगी। ऑर्डर से 1 ईयर का टाइम है उसके पास में वेयर हाउस में गुड्स रखने का, 1 ईयर का टाइम लिमिट ही अलाउड है। उसके बाद में एक्सटेंशन
दिया जा सकता है 1 ईयर का फर्दर, 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में 1 ईयर का और फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है, मतलब एक बार में मैक्सिमम 1 ईयर का दिया जा सकता है। फिर 1 साल और खत्म होने के बाद में फिर चाहे तो फिर से वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दे, फिर ऑफिसर चाहेगा तो दे देगा या तो फिर नहीं देगा, ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये था उसको उसके अंदर में रखने का टाइम लिमिट है, ठीक है। अब लेकिन however interest at the rate of 15% per annum on duty is chargeable from 91st day from the date of order of removal from port airport to actual payment। देखो उसको 1 ईयर तक रखना अलाउड है तो रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कस्टम ड्यूटी का उसको पेमेंट जो बनेगा उसका, वो कस्टम ड्यूटी का उसको पेमेंट करना ही है, लेकिन इंटरेस्ट का भी यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है। बोला कि भाई आपने कस्टम ड्यूटी आप पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि 90 डेज तक अगर आप वेयर हाउस में रख रहे हो गुड्स को, मतलब 90 डेज तक का तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 90 डेज तक का हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे कस्टम ड्यूटी का, लेकिन आप 90 डेज से ज्यादा के पीरियड के लिए आप रख रहे हो वेयर हाउस में, तो आप रखो, रखने में मना ही नहीं है, लेकिन हम आपसे ब्याज भी लेंगे। तो 90 डेज खत्म होने के बाद के अगले दिन से हम आपका इंटरेस्ट चालू कर देंगे, और एक्चुअल पेमेंट जब आप करोगे तब तक आपसे हम इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, लेकिन आपने नो इंटरेस्ट इफ नो ड्यूटी पेएबल, अगर कोई ड्यूटी, जब आप वेयर हाउस से गुड्स रिमूव कर रहे हो और कोई ड्यूटी पेएबल नहीं आती है, कब नहीं आएगी, लाइक री एक्सपोर्ट कर दिया उस बंदे ने वेयर हाउस से, तो अभी हमने चार्ट में देखा था कि अगर री एक्सपोर्ट कर देते हैं, डीएफएस को सप्लाई कर देते हैं, या शिप स्टोर्स पे सप्लाई कर देते हैं, स्टोर्स के फॉर्म में गुड्स को सप्लाई कर देते हैं, तो उस टाइम पे उसको कोई इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना ही नहीं होता है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट ही नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि भाई वो जो गुड्स उसने इंपोर्ट किया था वो वापस से एक तरह से एक्सपोर्ट ही हो गया। तो इंडिया में, तो इंडिया की जो फैक्ट्रीज है, इंडिया का जो गोडाउन है, वेयर हाउस है, वहां पे तो वेयर हाउस मतलब शॉप्स है, इंडिया में तो आके ये सेल ही नहीं हुआ, इंडिया के लोगों ने तो इसको यूज ही नहीं किया, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहती है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में आप कभी भी उसको री एक्सपोर्ट करो, चाहे 6 मंथ्स के बाद करो, चाहे 12 मंथ्स के बाद करो, क्योंकि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं है, तो इंपोर्ट ड्यूटी अमाउंट जीरो है, तो उसका 15% इंटरेस्ट कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ऐसा। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इफ गुड्स इफ गुड्स नॉट रिमूव्ड विद इन दी परमिटेड और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, ऑफिसर ने, हमें इसको एग्जांपल में देखेंगे, इफ गुड्स नॉट रिमूव्ड विद इन परमिटेड एक्सटेंडेड टाइम, goods shall be deemed to be removed on the expiry of permitted extended period। Rate of custom duty in such case will be rate applicable on last day of permissible extended time period। जो परमिसिबल या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड था, अगर उस दिन उसने नहीं निकाला गुड्स को, तो ये मान लिया जाएगा इट विल बी डीम्ड रिमूवल, डीम्ड रिमूवल मान लेंगे इसको। और जो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी की रेट लगेगी, कस्टम ड्यूटी की जो रेट लगेगी वो कौन सी डेट की कस्टम ड्यूटी की रेट लेंगे? तो देखो, हमने स्टडी किया था कि भाई जब कस्टम ड्यूटी की रेट जब हम लेते हैं, कस्टम ड्यूटी की रेट, तो अगर गुड्स को वेयर हाउस में रखा हुआ है, गुड्स को वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो इस वेयर हाउस से जब हम लोग अपनी फैक्ट्री पे या अपने गोडाउन में गुड्स को लेके जाएंगे, और ले जाने के लिए जब हम लोग यहाँ पे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, तो ये एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जिस डेट को फाइल करेंगे, उस डेट पे
उस डेट पे जो कस्टम ड्यूटी का रेट होता है, उस डेट उस डेट को जो भी रेट होता है कस्टम ड्यूटी का, वो रेट लगता है यहाँ पे। ये वो रेट लगा के टैक्स का पेमेंट किया जाता है इस दिन, इस दिन। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन दे दिया है कि भाई आपको बोला गया था कि आपको 4 मंथ का पीरियड दिया है, मतलब जो भी पीरियड उसको अलाउ किया था, उस पीरियड के खत्म होने पर अगर उसने गुड्स को रिमूव नहीं किया, आया ही नहीं वो गुड्स रिमूव करने, वो अपने आराम से शादी ब्याह में घूम रहा है, कोई भी रीजन था, उसका पर्सनल रीजन हो सकता है, उसके पास जगह नहीं है फैक्ट्री में, कोई भी रीजन था, तो वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने ही नहीं आया। तो नहीं आया तो गुड्स को तो हम निकाल के फेंक नहीं सकते, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि गुड्स को हम सेल कर देंगे, गुड्स को हम निकाल के रोड पर डाल देंगे। वो तो गुड्स तो वेयर हाउस में रखा ही रहेगा। फिर वो 2 महीने, क्योंकि गुड्स तो उसका है, वो लेने तो आना ही है ना, जब लेने आएगा तब हम उसको पकड़ लेंगे। तो वो 2 महीने बाद लेने आया, तो 2 महीने बाद लेने आया तो हम उसको गुड्स राज्य को उसे दे देंगे, उसके उससे कस्टम ड्यूटी ले लेंगे, उससे इंटरेस्ट ले लेंगे। लेकिन कस्टम ड्यूटी जो हम उससे लेंगे, वो कस्टम ड्यूटी का जो रेट रहेगा, ड्यूटी का जो रेट रहेगा, वो रेट कौन से डेट का लेंगे, जिस दिन लास्ट डे ऑफ परमिसिबल टाइम था, जिस दिन उसको लास्ट ऐसा दिन था जिस दिन उसको आगे ले जाना चाहिए था, जितना पीरियड का उसको परमिट किया था, उस दिन जो रेट रहेगा कस्टम ड्यूटी का, वो रेट से उसको ये पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। उसके बाद है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कौन सी डेट का लगेगा इस केस में, तो इस केस के लिए एक्सचेंज रेट के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है कस्टम लॉ में। तो जो कस्टम लॉ में हमने एक्सचेंज रेट के जो प्रोविजंस हमने स्टडी किए थे, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन में स्टडी कर चुके हैं कि कौन सी डेट की एक्सचेंज रेट लेनी होती है, वही रेट यहाँ पे भी लेने वाली। तो वो हमने स्टडी किया था कि सीबीआईसी नोटिफाइड रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट बीओई, जो फर्स्ट बीओई फाइल होती है उस डेट पे जो रेट होती है एक्सचेंज रेट, वो ली जाती है। फर्स्ट बीओई अगर वेयर हाउस में आप गुड्स रखवा रहे हो तो फर्स्ट बीओई का मतलब क्या हो गया, जो आपने ये वाली बीओई, ये वाली बीओई जिस दिन आपने फाइल करी है, उस दिन जो एक्सचेंज रेट रहेगी, वही एक्सचेंज रेट लेने में आएगी हर केस में, हर केस में इंपोर्ट की। इवन ये जो वेयर हाउसिंग वाला जो हम पढ़ रहे हैं कि वेयर हाउसिंग करवाया है, वेयर हाउसिंग कराने के बाद परमिटेड टाइम पीरियड में उसने रिमूव नहीं किया गुड्स को, लेट आके रिमूव कर बाद में आ रहा है 2-3 महीने बाद, तब भी एक्सचेंज रेट तो यही वाली लगेगी, इस दिन वाली ही लगेगी। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग कि पर्सन ने इन बॉन्ड इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी 14 मई को। ये तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी उसने 14 मई को। अब ऑर्डर आ गया वेयर हाउसिंग के लिए 21 मई को, ऑफिसर ने 7 दिन ले लिए चेक वेक करने में, और 21 मई को ऑर्डर दे दिया कि भाई ठीक है आप लेके जाओ वेयर हाउस में रख दो। और ऑफिसर ने परमिट किया कि आप 4 मंथ के लिए वेयर हाउस में रख सकते हो। देखो, वैसे तो वेयर हाउस में रखने की 1 ईयर तक की टाइम लिमिट अलाउड है, 1 ईयर तक रख सकते हैं, बट ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो शॉर्ट पीरियड के लिए ही अलाउ करे। तो 1 ईयर तो एक्चुअली 1 ईयर तक रखा जा सकता है, बट ऑफिसर चाहे तो कम पीरियड के लिए ही अलाउ कर सकता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में उसने 4 मंथ के लिए अलाउ किया, यानी 4 मंथ के लिए अलाउ किया, उसका मीनिंग हुआ कि 21 को अगर ऑर्डर आ गया था तो उससे 4 मंथ, यानी 21 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर से 21 सितंबर तक वो लास्ट रख सकता है उस वेयर हाउस में। लेकिन एक्चुअली वो आया बंदा अपने शादी वादी निपटा के, ठीक है, शादी वादी निपटा के अपने जो भी घूमना फिरना था बारिश के मौसम में घूम फिर के 14 अक्टूबर को आया गुड्स को क्लियर करवाने के लिए। अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज थी, मान लो उसने इंपोर्ट किया था डॉलर में, अब उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज जो थी वो इस डेट को मई में तो 65.2 थी, और डॉलर बढ़ता गया और इंडियन रुपी घटता जा रहा है, एवरी मंथ ऐसा ही हो रहा है, मंथली क्वार्टरली कुछ ना कुछ तो टूट ही रहा है इंडियन रुपी।
तो वो मान लीजिए यहाँ 66 हो गया, 67 हो गया, यहाँ 68 हो गया। ठीक है? इस तरह से एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होता जा रहा है। और एक्सचेंज रेट हमको कौन सा लेना होता है? सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट रेट लेना होता है। अब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी की जो रेट है वो गवर्नमेंट कभी अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि बीसीडी की रेट को चेंज कर दे। तो इस डेट पे 15% था, यहाँ 16 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया गवर्नमेंट ने, यहाँ 20 कर दिया। जनरली इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज होती नहीं है वैसे, बट क्योंकि हमको तो यहाँ स्टडी करना है तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे टाइम पास तो करना ही पड़ेगा ना। एक ही रेट रख दूंगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो एक रेट रख नहीं सकते यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है। असेसेबल वैल्यू थी उस गुड्स की $1 लाख, एंड आईजीएसटी इस गुड्स पे एग्जेम्प्ट है। आईजीएसटी एग्जाम्पशन हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले तो ड्यूटी निकालेंगे, कितनी ड्यूटी बनती है। तो ड्यूटी बनेगी $1 लाख रुपए का अमाउंट है। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कौन से डेट का लेंगे? जो फर्स्ट बीओई फाइल हुई थी, जिस दिन फर्स्ट बीओई फाइल करी थी उस डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे, यानी कि 65.2 हम लोग ले लेंगे। तो 65.2 ले लेंगे। अब कस्टम ड्यूटी का रेट कौन सा लेंगे? तो कस्टम ड्यूटी का रेट वो लेंगे कि जो लास्ट डे जो था उसको रिमूव करने का, लेकिन उस दिन तक वो आया नहीं लेने, उस दिन तक वो आया नहीं। तो जो लास्ट डे को जो रेट होगी कस्टम ड्यूटी की, चाहे वो लेस हो चाहे वो हाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट डे को रेट रहेगी कस्टम ड्यूटी की, वो रेट से उसको कस्टम ड्यूटी लगने वाला है, क्योंकि ये डीम्ड रिमूवल डेट मान ली जाएगी। डीम्ड रिमूवल डेट मान ली जाएगी। तो इस तरह से ये अमाउंट आ जाएगा 6,52,000 रुपीज का बीसीडी हो जाएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब इसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS, जिसकी रेट हमेशा होती है 10%, हमेशा 10% होती है। और ये लगता है जो बीसीडी का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर में 10% कैलकुलेट करना होता है। तो क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी SWS 10% के रेट से ऑलवेज कैलकुलेट करना है, और वो ऑलवेज बीसीडी के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। तो 65,000 रुपीज, 65,200 रुपीज ये हो गया। टोटल अमाउंट हमारा हो गया 717,200। तो ये ड्यूटी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी कब? जब वो 14 अक्टूबर को क्लियरिंग कराने आएगा, तब ये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंफ्यूज ये कर सकते हैं कि भाई उसको 4 मंथ के लिए अलाउ किया था, यानी 21 सितंबर तक वो अलाउड था रखने के लिए। मान लो वो 10 दिन पहले ही आ गया, पहले ही वो आ गया गुड्स को लेने के लिए। तो इसमें हम लोग अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? 90 डेज काउंट करना है फ्रॉम 21 में। चाहे उसको कितने भी पीरियड का परमिट होने दो, इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो रहेगा वो केवल 90 डेज ही रहेगा। तो 21 मई से 90 डेज काउंट करेंगे तो 19 अगस्त आएगा। आप काउंट करके देख लेना। तो 31 डेज का मंथ रहेगा, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली 90 डेज के हिसाब से हम लोग लेना पड़ेगा। यहाँ 3 मंथ्स नहीं है, 90 डेज का टाइम है। स्टेप 2, काउंट डेज आफ्टर 19 अगस्त टू 14 अक्टूबर। तो 19 अगस्त तक 90 डेज हो जाते हैं, उसके बाद वाले डे से यानी 20 अगस्त से उसको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। सो 56 डेज का यहाँ पे उसको इंटरेस्ट आएगा। और अभी इंटरेस्ट जो है सिंपल सेवन, ये अमाउंट जो है 717,200, 717,200 मल्टीप्लाई बाई 56 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 15% पर एनम की रेट से। सो इस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो ये था हमारा स्पेशल केस जिसपे क्वेश्चन बन सकता है।
आपको मैंने एग्जाम्पल से पूरी तरह से क्लियर कर दिया है मैटर। अब मुझे नहीं लगता कि आप फिर भी गलती करोगे एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को या किसी और क्वेश्चन को बिना देखे एक बार अटेम्प्ट करना, तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए, ऑनर राइट टू डील विद द वेयर हाउस गुड्स। वेयर हाउस में गुड्स को रखवा दिया, तो जो ऑनर है वो जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, शॉर्टिंग कर सकता है गुड्स की, शो गुड्स फॉर सेल, किसी को बुला के वो दिखा सकता है कि ये मेरा गुड्स है, एंड बट एंश्योर गुड्स नॉट डैमेज्ड और डिटोरिएट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जाके अंदर कोई डैमेज या डिटोरेट नहीं हो जाना चाहिए उस पर्सन से। ऑनर ऑनर जाके वहां पे डैमेज या डिटोरेट नहीं करना चाहिए गुड्स को, तो ये उसके पास राइट्स है। लेकिन हाँ, अगर स्पेशल वेयर हाउस है ये वाला, तो उसकी चाबी जो है वो कस्टम ऑफिसर के पास है, तो कस्टम ऑफिसर से परमिशन लेके ही वो जाके वेयर हाउस में जा सकता है। कस्टम ऑफिसर की परमिशन से ही वो एंटर कर सकता है वहां पे। उसके बाद में एक और स्पेसिफिक प्रोविजन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑन वेयरहाउस्ड गुड्स, जो कि शॉर्ट में कहलाता है MOOWR, मूवर स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड वेयरहाउस। तो प्राइवेट वेयरहाउस का लाइसेंस ले लेगा कोई पर्सन, और उस वेयरहाउस के अंदर में फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी वो कर सकता है। प्राइवेट में भी कर सकता है और स्पेशल वेयरहाउस में भी वो कर सकता है, दोनों वेयरहाउसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउड है। So importer can perform manufacturing operation on warehouse goods in private special warehouse, and after that output can be sold within India. फिनिश गुड्स को भी इंडिया में सेल कर सकता है आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट किया था उसने रॉ मटेरियल, उस इंपोर्ट पे जो उसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट होना है, और उसके कस्टम ड्यूटी में सारी तरह की कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, कोई एडिशनल ड्यूटीज, SWS, और इंपोर्ट के टाइम पे जो IGST का पेमेंट होता है, जो हमने टाइप ऑफ ड्यूटीज में स्टडी किया था कि जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया जाता है किसी भी चीज का, तो उसमें IGST का पेमेंट भी करना होता है, उसका फिर वो ITC ले सकता है GST में। सो आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी उसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना होगा उसमें। और साथ ही साथ जो वो गुड्स सेल कर रहा है इंडिया में, वेयर हाउस से जो गुड्स को इंडिया में सेल कर रहा है, तो उस पर जो GST, जो हमने GST एक्ट में स्टडी किया था, वो GST भी उसके ऊपर में आएगा, क्योंकि वो सप्लाई हो गई। सेक्शन 7 में बोला है कि जो सप्लाई होती है, गुड्स की सप्लाई होती है, तो वो उस पर GST आता है। तो वो फिनिश गुड्स की सेल पे, फिनिश गुड्स के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है GST की, वो GST भी उसको पे करना पड़ेगा। अगर आउटपुट को उसने एक्सपोर्ट कर दिया, प्लास्टिक बाय किया, पैकेट बना के पैकेट को एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस केस में जो प्लास्टिक उसने इंपोर्ट किया था, और प्लास्टिक पे अभी तक वो इंपोर्ट ड्यूटी उसने पे नहीं की है, क्योंकि वेयर हाउस में गुड्स रखवाते तो इंपोर्ट ड्यूटी वेयर हाउस में रखाने के टाइम पे नहीं करनी होती, तो उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया पैकेट को, तो नो कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, उस प्लास्टिक पे उसको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो थी कि भाई फिनिश गुड्स के ऊपर में, क्या इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अब इसमें स्पेशल केस आता है कि वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट हुआ है, भाई आपने प्लास्टिक से पैकेट तो बना दी, बट कुछ प्लास्टिक जो उसके सारी की सारी प्लास्टिक तो पैकेट बनाने के काम में नहीं आती, कुछ वेस्ट भी निकलता है उसमें से, कुछ टुकड़े रह जाएंगे, कुछ लो क्वालिटी, कुछ हीटेड प्लास्टिक रह जाएगी, इस तरह के अगर कुछ वेस्ट रह गया, तो उस वेस्ट का क्या होगा। वेस्ट को आप एक्सपोर्ट तो अगर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस वेस्ट का हो सकता है कि आप पैकेट को एक्सपोर्ट कर दिया हो लेकिन वेस्ट को नहीं किया हो, तो अभी उस वेस्ट के ऊपर में कस्टम ड्यूटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने आउटपुट जो सेल किया था, मतलब जो बैकेट सेल करी थी वो इंडिया में सेल करी थी। अगर वो बैकेट को आपने इंडिया में सेल किया था, बैकेट को, तो जो वेस्ट जो वेस्ट उसमें से निकला, प्लास्टिक में से जो वेस्ट निकला, कुछ तो बैकेट बना के आपने
इंडिया में सेल कर दी। तो इंडिया में जब आपने सेल करी तो जितनी रॉ मटेरियल आपकी बैकेट में कंज्यूम हुई थी उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना ही है। लेकिन कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंटेंट कंज्यूम्ड इन वेस्ट, कुछ भी जो आपका वेस्ट बना है उस वेस्ट के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ है वो सारे रॉ मटेरियल पे ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे तो वेस्ट को आप कुछ भी करो, चाहे आप रिमूव करो मत करो, वेयर हाउस में ही पड़ा रहने दो, वेयर हाउस में आप डिस्ट्रॉय कर दो उस वेस्ट को, तब भी तब भी उसको उस वेस्ट के ऊपर में जो भी रॉ मटेरियल उस वेस्ट के अंदर में लगा है उस पर उसको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और क्या रेट से करना पड़ेगा? जो प्लास्टिक जो उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था, प्लास्टिक जो इंपोर्ट करी थी, उस प्लास्टिक पे जो भी टैक्स रेट है, कस्टम ड्यूटी का रेट है, उस रेट से उसको पे करना पड़ेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि उसने रबर इंपोर्ट किया 1500 क्वांटिटी का, अदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उसने यूज किए 2110 क्वांटिटी के, और उससे उसने टायर बनाए 100 नंबर्स ऑफ टायर उसने बनाए, ये सब यूज करके। वेट पर टायर था 16.5 kg। ठीक है, उसमें से पार्ट उसने 75 टायर्स तो उसने एक्सपोर्ट कर दिए एंड 25 टायर्स उसने इंडिया में सेल कर दिए। तो सबसे पहले निकालते हैं कि वेस्ट कितना यहाँ पे चला गया, गुड्स कितना वेस्ट यहाँ पे अपना चला गया। तो देखो, उसने रबर था 1500 क्वांटिटी का, डोमेस्टिक क्वांटिटी जो उसने डोमेस्टिक गुड्स जो उसने कंज्यूम किए थे, इंडियन गुड्स, इसको टायर को बनाने में उसका 2110 किलोग्राम का क्वांटिटी था। टोटल टोटल 1710 किलोग्राम अपना ये रॉ मटेरियल का क्वांटिटी था। फिनिश गुड्स बने 100 नंबर और एक फिनिश गुड्स का वेट है 16.5 kg। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा 60 kg हमारा वेस्ट चला गया, 60 kg हमारा वेस्ट चला गया। अभी जो ये 60 kg हमारा वेस्ट में चला गया, उसमें अब ये देखना है कि वेस्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्टेड टायर, एक्सपोर्टेड टायर से कितना रिलेटेड वेस्ट है और डोमेस्टिक सेल से कितना रिलेटेड वेस्ट है। तो 60 किलोग्राम हमारा टोटल वेस्ट था, उसमें 75 टायर हमने एक्सपोर्ट किए और टोटल टायर हमारे 100 टायर थे, यानी कि 45 किलोग्राम का टोटल वेस्ट एक्सपोर्ट के लिए था, एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड है, एंड 15 किलोग्राम हमारा डोमेस्टिक गुड्स से रिलेटेड है। अब ये 45 किलोग्राम तो टोटल वेस्ट है, इसमें कुछ डोमेस्टिक वाला गुड्स भी है, कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी है, क्योंकि हमारा जो ये टायर बनाने के लिए जो हमको रॉ मटेरियल लगा था वो कुछ तो इंपोर्ट होके आया था, कुछ हमारा डोमेस्टिक था। तो ये 45 किलोग्राम तो टोटल वेस्ट है, इसमें से कितना वेस्ट ऐसा है जो इंपोर्टेड था, जिसमें इंपोर्टेड कौन सा रबर था। तो इसको फिर प्रोपोर्शनेटली हम निकालेंगे कि 45 किलोग्राम हमारा 45 किलोग्राम हमारा क्या है, वेस्ट है, जो कि एक्सपोर्ट गुड्स के लिए काम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय हमारा यहाँ पे रबर हमारा इंपोर्ट किया था 1500 किलोग्राम का, तो रबर हमारा 1500 किलोग्राम था, एंड हमारा टोटल रॉ मटेरियल जो था इंपोर्ट प्लस डोमेस्टिक मिला के वो था 1710, दोनों को ऐड करेंगे तो 1710। तो बेसिकली हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं कि कितना जो वेस्ट हमारा है, कितना जो वेस्ट है उसमें से कितना रबर है, रबर वाला पोर्शन है। तो इसको हम जब फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्वांटिटी आ जाएगा 39.5 किलोग्राम, 39.5 किलोग्राम। तो ये तो हमारा हो गया एक्सपोर्ट। ये वाला जो हमने 75 टायर्स एक्सपोर्ट किए थे, उन 75 टायर को बनाने में जो रबर हमने इंपोर्ट किया था वो रबर 39.5 kg वेस्ट में चला गया, वेस्ट में चला गया। ठीक है, सिमिलरली जो हमने डोमेस्टिक डोमेस्टिक में हमने जो 25 टायर सेल किए हैं
उसके अंदर कितना रबर हमारा एज ए वेस्ट चला गया, वो है 13.2 किलोग्राम। सेम तरीके से फॉर्मूला हमने लगा के 15 kg हमारा वेस्ट का हमने यहाँ पे निकाल लिया था, उसके ऊपर 1500 डिवाइडेड बाई 1710 निकाल के 13.2 किलोग्राम हमारा यहाँ पे 13.2 किलोग्राम रबर वेस्ट में चला गया। और ये जो हमारा वेस्ट में चला गया, इससे जो हमारे टायर्स बने थे 25 टायर्स, मतलब 25 टायर्स बनाने में जितना वेस्ट गया था उसका क्वांटिटी है ये तो। और ये 25 टायर्स हमने डोमेस्टिक में सेल किए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो ये कैलकुलेट किया कि कितना क्वांटिटी हमारा वेस्ट में गया था, और उसमें जो वेस्ट में गया था उसमें से एक्सपोर्ट कितने, मतलब कितना तो हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड वेस्ट है और कितना हमारा डोमेस्टिक से रिलेटेड वेस्ट है। तो ये हमने पहले तो निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि भाई आपने अगर टायर को, फिनिश गुड्स को आपने डोमेस्टिक सेल किया है, तो जो टायर को आपने डोमेस्टिक सेल किया है, तो हमने देखा था कि अगर आपने डोमेस्टिक सेल कर दिया है टायर को, तो उस टायर में जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उस टायर में, उसके ऊपर में तो उसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना ही है। मतलब जो भी वो टायर बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, उस रॉ मटेरियल में तो उसको, उस रॉ मटेरियल पे तो उसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना ही है। और जो वेस्ट जनरेट हुआ है, और जो वेस्ट जनरेट हुआ है, उस वेस्ट को भले ही वो डोमेस्टिक सेल ना करे, भले ही उस वेस्ट को वो डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे तो सेल कर दे उस वेस्ट को, चाहे तो वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो भी उसको जितना भी उस वेस्ट के अंदर में रॉ मटेरियल उसका खर्च हुआ है, जितना भी रॉ मटेरियल उसका कंज्यूम हो गया, चला गया, उस वेस्ट के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल कंटेन है, उस वेस्ट पे भी उसको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। उस रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला हमारा डोमेस्टिक वाला पोर्शन था। तो जो 13.2 किलोग्राम हमारा वेस्ट में चला गया, उस पर उसको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, इंपोर्टेड गुड्स का ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी रबर जो उसने इंपोर्ट किया था, उस रबर पे 13.2 किलोग्राम रबर पे उसको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो था कि अगर उसने डोमेस्टिक में सेल किए थे टायर, तो अगर उसने टायर को एक्सपोर्ट किया था, टायर एक्सपोर्ट किया था, तो पहले तो हमने क्वांटिटी निकाल ली, कितनी क्वांटिटी का वेस्ट उन एक्सपोर्टेड टायर पे काम में आया है, इतना वेस्ट जनरेट हुआ है और उसमें इतना रबर कंटेंट, उसमें इतना रबर शामिल है। अब क्या, अब ये करना है कि अगर वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, कुछ नहीं किया उसका, तो ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उस पर ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिस्ट्रॉय करने के अलावा आपने उसको कुछ भी किया, यानी कि हो सकता है कि आपने उसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया बेसिकली, उस केस में जब उसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे, तो उसको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट उसको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही डिफरेंस है, जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स बताते नहीं है। वो डिफरेंस ये है कि जो ड्यूटी का पेमेंट यहाँ उसको करना पड़ेगा, वो ड्यूटी क्या रेट से पेमेंट होगा? वो ड्यूटी जो भी वेस्ट बना है, जो वेस्ट जनरेट हुआ है, वो वेस्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग चैप्टर, जो हमने क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग वो वेस्ट हम देखेंगे कि कौन से एचएसएन में फॉल होता है वो वेस्ट। रबर को नहीं देखेंगे हम लोग, रबर इंपोर्ट रबर किया था, बट रबर इंपोर्ट करके वो बन गया वेस्ट। तो वेस्ट के ऊपर में जो भी एचएसएन एप्लीकेबल होगा, और उस एचएसएन पे जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी उस वेस्ट के ऊपर, उस रेट से, उस वेस्ट की रेट से यहाँ पे ड्यूटी का पेमेंट करने में आएगा, उस रेट से ड्यूटी का पेमेंट करने में आएगा। तो ये बात थी हमारी। तो ये रेट का ध्यान रखना, रेट वाला क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। और ये ध्यान रखना कि भाई
कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है, फिनिश गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है, तो उस फिनिश गुड से रिलेटेड जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, इंपोर्टेड वेस्ट का जो क्वांटिटी है, उस पे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे तो वो वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी। लेकिन अगर वो फिनिश गुड्स बना के हमने एक्सपोर्ट कर दिया है फिनिश गुड्स को, और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया और वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो वेस्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर उस वेस्ट वाला जो जो वेस्ट क्वांटिटी है, उस वेस्ट क्वांटिटी के ऊपर जो भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उस पर कोई ड्यूटी नहीं आएगी, उस पर कोई ड्यूटी नहीं। लेकिन अगर डिस्ट्रॉय करने के अलावा आपने कुछ और कर दिया, यानी डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया, तो ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ड्यूटी का पेमेंट जो करना पड़ेगा वो कौन सी रेट से करना पड़ेगा, वो वेस्ट जो जनरेट हुआ है उस वेस्ट का एचएसएन निकालेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में जाके, और उस एचएसएन पे जो रेट एप्लीकेबल होगी उस रेट से ड्यूटी का पेमेंट करना। वो रेट जो है, मतलब हम बोल रहे हैं, एक तो होता है प्लास्टिक जो हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, इससे बन गया हमारा वेस्ट। वो प्लास्टिक पे हो सकता है कि कस्टम ड्यूटी का रेट हो 15%, और वेस्ट पे हो सकता है कि वो 10% हो, या वो हो सकता है कि 20% हो, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोविजन है कि भाई एक्सपोर्ट के केस में जो आपने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, तो उससे रिलेटेड जो वेस्ट जनरेट हुआ है उस पर जो ड्यूटी की लायबिलिटी आएगी, वो वेस्ट के ऊपर जो भी रेट एप्लीकेबल है उस रेट से ड्यूटी आएगी, उस रेट से ड्यूटी आएगी अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो। ये हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम दी वेयर हाउस। वेयर हाउस से इम्प्रॉपर तरीके से रिमूव कर दिया तो क्या। तो सेक्शन 71 बोलता है, देखो, कि गुड्स कैन बी रिमूव्ड, गुड्स रिमूव किए जा सकते हैं ओनली बाय फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ होम कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, या रिमूवल टू अनदर वेयर हाउस और अदर वे प्रोवाइडेड इन द कस्टम एक्ट। इन मेथड से ही वेयर हाउस से गुड्स को रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर तरीके से रिमूव किया, तो ओनर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स का ओनर है, उसको इज रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी, ड्यूटी को उसको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा इमीजिएटली। जैसे ही इम्प्रॉपर रिमूवल हुआ उसी दिन उसकी ड्यूटी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो इम्प्रॉपर रिमूवल कौन कौन सी, मतलब किस किस को इम्प्रॉपर रिमूवल बोला जाता है। पहला है, फर्स्ट है, गुड्स रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71। यानी कि ये जो तरीके दे रखे हैं रिमूवल के, उसके अलावा किसी और तरीके से, यानी कि बिना बीओई फाइल किए वो गुड्स उठा के अपने गोडाउन में ले गया मान लो, तो फिर उसके ऊपर में ड्यूटी की लायबिलिटी आ जाएगी। सेकंड है, गुड्स नॉट रिमूव्ड विद इन द परमिटेड टाइम पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग। 4 मंथ का वो 4 मंथ के लिए वेयर हाउसिंग के लिए अलाउ किया था, बट उसने 4 मंथ में आके उसने क्लियर नहीं किया गुड्स को, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका इम्प्रॉपर रिमूवल हो गया है गुड्स का। और इसीलिए हमने देखा था कि जो लास्ट डे वो परमिटेड है, लास्ट डे वो परमिटेड है, परमिटेड पीरियड का जो लास्ट डे है, उस डेट पे जो रेट होती है टैक्स रेट, उस डेट पे जो कस्टम ड्यूटी की रेट होती है, उस रेट से उसके ऊपर में लाइबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अपना अ, उसको ये मान लिया जाता है कि उसने इम्प्रॉपर रिमूवल कर लिया है। तो ये सेकंड केस है कि उसका परमिटेड पीरियड जो था उस दिन अगर उसने रिमूव नहीं किया है तो वो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। तो थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन से केस में इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा उसका। तो सेक्शन 71 का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग रिमूवल नहीं किया
तो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। जो परमिटेड पीरियड है उसमें अगर रिमूवल नहीं किया, उसमें अगर आप रिमूव करके नहीं लेके जा रहे हो उस पीरियड में, तो इम्प्रॉपर माना जाएगा। और गुड्स नॉट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट और नॉट अकाउंटेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑफिसर। ना तो आप होम क्लियरेंस में लेके गए, ना एक्सपोर्ट के लिए निकाल के लेके गए, फिर भी गुड्स गायब है वहां से। मतलब ऑफिसर को आप प्रॉपर अकाउंट बता नहीं पा रहे हो कि ये गुड्स गया कहाँ। ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि ये गुड्स किधर गया, अकाउंटिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, तो गुड्स आपका चला गया। लेकिन तो उस केस में भी इसको इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। ये बात तो होगी एक। सेकंड बात इसमें क्या बोलती कि जो वेयर हाउस का जो ओनर है, एक तो हो गया, ये तो हो गया गुड्स का ओनर को टैक्स पेमेंट करना है। एक यहाँ बोल दिया कि जो वेयर हाउस का जो ओनर है उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी ना, कि वो ध्यान रखें गुड्स का, ऐसे वैसे कोई ले जा नहीं पाए। तो वेयर हाउस ओनर इज ऑल्सो लाइबल टू पे ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी इफ गुड्स रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71। तो सेक्शन 71 में जो प्रोसेस लिखा हुआ है रिमूवल का, उस प्रोसेस के अलावा अगर वेयर हाउस ओनर ने अ, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करके अगर गुड्स किसी और मेथड से रिमूव हो गया, बिना पेमेंट के रिमूव हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वेयर हाउस ओनर को भी ड्यूटी पेमेंट की लायबिलिटी आ जाएगी। ओनर को भी यहाँ पे नापा जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये वेयर हाउसिंग वाला 3 पेज का चैप्टर हमारी बुक में है, लेकिन इसमें सारा कुछ कवर है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया आज। इसके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे स्टडी मटेरियल के हो, चाहे पास्ट एग्जाम के हो, चाहे तो फ्यूचर एग्जाम के हो, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, मेरे से स्टडी कर लिया, तो आपका ये क्वेश्चन इस चैप्टर का हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।